वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग ने 12th का जो बायोलॉजी का मैंने प्रीवियस लेक्चर डाला है, 6th चैप्टर जो कंप्लीट करवा रही हूँ मैं, 6th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का 12th का, तो वो आपने देखा होगा। अब हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। कल हमने देखा था कि जेनेटिक मटेरियल में डीएनए जो है वो इनहेरिटेंस करता है, ठीक है। चैप्टर 5 में आपको बता चुकी हूँ, चैप्टर 5 की भी वीडियो की लिंक डली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हो। चैप्टर 5 आप पढ़ लीजिएगा, देन फिर अगर चैप्टर 6 पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। तो हमने एक डीएनए पढ़ा था, डीएनए का हमने स्ट्रक्चर देखा था कैसा होता है। अच्छा, कल मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, जो डीएनए की डिस्कवरी हुई थी वो किसने की थी, मतलब डीएनए को डिस्कवर किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक तरीके से क्या दिया है, डीएनए का स्ट्रक्चर दिया है। इसलिए इनको मतलब वॉटसन एंड क्रिक को जो है मतलब स्ट्रक्चर या फादर ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का जो डीएनए ही, मतलब जेनेटिक मटेरियल में डीएनए ही जो है इसका स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब फादर कहा जाता है वॉटसन एंड क्रिक को। अब क्या हुआ था, डीएनए मैंने आपको बताया था कि इसमें काफ़ी सारे बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन एक बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, जैसे कि एडेनिन जो होता है जब थायमिन से पेयर करता है और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से पेयर करता है, तो इनके बीच में मैंने आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड बताए थे। लेकिन ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते कैसे हैं? ये बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये कुछ बॉन्ड्स जो हैं जैसे कि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मैंने आपको बताई थी, वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। फिर एक होता है फॉस्फेट डाईस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फेट डाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, ये भी होता है। ये कहाँ बनता है? ये फॉस्फेट ग्रुप के और आपकी जो शुगर होती है उसके बीच में बनता है। ये क्या बनते हैं, मतलब ये मैंने आपको बताया था कि ये पॉलीमर चेन बना लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बनने के कारण ये बॉन्ड्स बनते हैं और फिर हमारा डीएनए तैयार होता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैंने कल आपको डीएनए के बारे में बता चुकी हूँ। अब हम इसके आगे देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में, मतलब जो डीएनए है वो काम कैसे करता है। जब आगे हम लोग देखते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको लेके काफ़ी सारे जो हाइपोथेसिस थे क्लियर नहीं हो पा रहे थे। ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब डीएनए मतलब किस तरीके से काम करता है, क्या वही है जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो उसके बेसिस पे वॉटसन ने ही, या क्रिक आप बोल सकते हो, एक और हाइपोथेसिस दिया, सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। ये एक नाम याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल डोगमा दिया, सेंट्रल डोगमा एक टर्म दी, उन्होंने बताया कि प्रोसेस होती क्या है। जब डीएनए क्या होता है, डीएनए बन जाता है हमारा, ये डीएनए हमारी सेल में रहता है, तो ये क्या करता है, ये रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपना मतलब डुप्लीकेट बना लेना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करते ही ये डीएनए क्या होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस करता है, हाँ ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन करेगा और क्या बनाएगा, mRNA। mRNA क्यों बनाएगा? क्योंकि डीएनए जब आगे इसको बढ़ना है, आगे अपनी ग्रोथ करना है या आगे सेल में प्रोसेस करना है, तो क्या होगा, प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। तो mRNA क्या है? RNA जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा RNA। एक होता है mRNA, ठीक है, एक होता है tRNA और एक होता है स्मॉल r से डिनोट करते हैं rRNA। मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA या मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो, जो कोई कोड करता है। एंड rRNA, राइबोसोमल RNA, ये 3 टाइप के RNA होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी सेल में, हमारी बॉडी में RNA और DNA दोनों होता है, लेकिन DNA हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन RNA हमारी बॉडी में प्रोटीन की तरह काम करता है। तो जब डीएनए क्या है, सेंट्रल डोगमा एक टर्म दी, ये भी इन्हीं ने दी थी, वॉटसन एंड क्रिक ने। इन्होंने क्या बताया कि डीएनए आगे काम कैसे करेगा। डीएनए पहले रेप्लिकेट करेगा, पहली स्टेप होगी रेप्लिकेशन, फिर उसके बाद वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा। डीएनए क्या करेगा, ऑर्डर देगा ट्रांसक्रिप्शन के फॉर्म में, ट्रांसक्रिप्शन एक तैयार करेगा, mRNA को देगा ऑर्डर। mRNA को क्या है, mRNA के पास होता है मैसेज, ठीक है, ये क्या है, मैसेंजर,
ठीक है। ये इसके पास क्या है, आपका मैसेज है, किसके लिए मैसेज है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसलेट कर देगा, अपनी कोडिंग जो भी रहेगी उसको ट्रांसलेट करेगा किस में, प्रोटीन में, मतलब प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोटीन बनेगा। ये होल प्रोसेस जो रहती है, इस प्रोसेस को बोला गया सेंट्रल डोग्मा। अब इसको आगे और किस तरीके से देखा जाएगा, तो आगे उन्होंने कहा कि जैसे कि ये प्रोटीन है, अब प्रोटीन जैसे कोई भी हो सकते हैं प्रोटीन में, तो प्रोटीन में बनना सबसे पहले जैसे बना हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, एक प्रोटीन ये है, ये बना, ठीक है। एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, डीएनए जो होता है ये हमेशा एसिडिक होता है, ठीक है, और साथ में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। यूकैरियोट्स में ये नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोकैरियोट्स में ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म आप याद रख लीजिएगा कि यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन, अब यहाँ पे प्रोटीन बन गया, प्रोटीन में हम जैसे लेते हैं हिस्टोन, हिस्टोन एक प्रोटीन है। ये कैसा प्रोटीन होता है, इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये होता है ऑक्टामर, ठीक है, ऑक्टामर इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टामर हिस्टोन बोला जाता है इसको। ये भी कैसा होता है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब मतलब प्रोटीन जो होते हैं, जितने भी प्रोटीन है, नॉट ओनली हिस्टोन प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है कि ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पे, ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं प्रोटीन की, जैसे कार्बोहाइड्रेट की है, सबकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, ग्लूकोज है, तो ऐसे ही प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड जो रहते हैं, जब जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड होंगे, मतलब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पे डिपेंड करेगा कि कोई भी प्रोटीन कैसा है, नेचर में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हिस्टोन प्रोटीन जनरली क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का। अब यहाँ पे क्या होता है, आगे जब ये प्रोसेस बताई गई तो हिस्टोन प्रोटीन, जैसे कि ये हिस्टोन प्रोटीन का हम एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये कैसा है, ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर है। अब डीएनए जब प्रोटीन बना लेता है, जब प्रोटीन बन जाता है तो डीएनए खुद आके इसके ऊपर इस तरीके से क्या होता है, रैप होता है, क्या होता है, रैप होता है, रैप्ड होता है। डीएनए खुद कैसा रहेगा, यहाँ पे डीएनए आके रैप्ड हो रहा है, खुद रहेगा नेगेटिव, हिस्टोन रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होते हैं और ये रैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे ये रैपिंग करता है, कॉइल बनाना स्टार्ट करता है, तो जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लगभग कितने 200 बेस पेयर, बीपी, बेस पेयर मतलब आपके ये बेस पेयर ये रहेंगे, ठीक है, इनको आप बोलोगे क्या, बेस पेयर। मतलब जब आपके क्या हो, लगभग 200 बेस पेयर किस में, हिस्टोन प्रोटीन पे लगभग रैप हो जाते हैं, तो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का मिलकर, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम, ठीक है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। मतलब क्या होगा, जब प्रोटीन हमारा रहेगा, प्रोटीन में हमने हिस्टोन लिया है, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टामर इसका स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पे, ठीक है। अब हमारा हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर यहाँ पे है, इस पे डीएनए आएगा, रैपिंग करेगा, लगभग 200 बेस पेयर्स पे रैप हो जाएंगे, तो ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम जो रहता है ये कैसा होता है, ये थ्रेड लाइक होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, थ्रेड लाइक। ये थ्रेड लाइक होने के कारण आगे मतलब जैसे कि ये बनते जाते हैं बेस पेयर 200 200 200 200 200 ऐसे ऐड होते जाते हैं, तो थ्रेड लाइक बनते जाते हैं, तो इसको बोला जाता है क्रोमेटिन, ठीक है। ये क्रोमेटिन इम्पॉर्टेंट है, क्रोमेटिन वर्ड याद रखिएगा। ये क्रोमेटिन जब बनते हैं तो क्रोमेटिन इस तरीके के बनते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग होती है, उस पर बीड्स की तरह आप बोल सकते हो, इस तरीके से आप बोल सकते हो, बीड्स ऑन
स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरीके से शो होते हैं। मतलब बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह शो करते हैं। ये कलर्ड भी होते हैं, ठीक है, अगर हम इसको स्टेन करते हैं तो ये कलर शो करते हैं, कुछ लाइट कलर शो करते हैं, कुछ डार्क कलर शो करते हैं। लाइट कलर होते हैं तो उसको यू क्रोमेटिन बोलते हैं, डार्क कलर के होते हैं क्रोमेटिन तो उसको हेट्रोक्रोमेटिन बोला जाता है, ठीक है, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। आगे जाके क्या होता है, यही क्रोमेटिन जब सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न होता है मतलब एक पेरेंट्स दूसरे सेल डिवाइड होके एक सेल से दूसरी सेल बनेगी या मल्टीपल सेल बनेगी, सेल डिवीज़न होगा। तो सेल डिवीज़न प्रोसेस में क्या होती है, मेटाफेज स्टेट आती है, ठीक है। उस मेटाफेज स्टेट में ये क्या बनाता है, क्रोमेटिन ही क्या फॉर्म कर लेता है, आपका क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा पूरी प्रोसेस। मतलब होता क्या है एक्चुअली में, जब सेल डिवीज़न होनी होती है तो कहाँ से कहाँ क्या कौन सी चीज़ बनी। मतलब सबसे पहले जो सेंट्रल डोग्मा है, मतलब आगे जाके हमें डीएनए पता चला, स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब ये आगे काम कैसे करता है, तो सेंट्रल डोग्मा एक क्या दे दी, प्रोसेस दे दी। ये क्या है, प्रोसेस है। कैसे काम करता है सेंट्रल डोग्मा, किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने ही दिया। रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए खुद अपने आप में रेप्लिकेट होगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू मैसेंजर आरएनए को या मैसेज देगा कि प्रोटीन फॉर्मेशन हो। तो ट्रांसलेशन, मैसेंजर के पास इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आएगी, ट्रांसलेशन के फॉर्म में, और प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें से जैसे हम लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो रहता है ऑक्टामर है, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर अब डीएनए अपना क्या करेगा, रैपिंग करना स्टार्ट करेगा। लगभग 200 बेस पेयर इस पे ऐड होते हैं, दोनों मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। ये न्यूक्लियोसोम कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है, क्रोमेटिन जैसा, जिसको बोला जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसका कैसा होता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर इसको हम माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कलरफुल होते हैं। दो टाइप के होते हैं, डार्क कलर के, लाइट कलर के। लाइट कलर को बोला जाता है यूक्रोमेटिन और डार्क कलर को हेट्रोक्रोमेटिन। फिर आगे जब प्रोसेस होती है, मतलब सेल डिवीजन प्रोसेस होगी, तो उसमें जो मेटाफेज स्टेट आती है, उस मेटाफेज स्टेट में ये क्रोमेटिन जो है इतना ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है, ये खुद ही क्या होता है, कॉइल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है। और कॉइल्ड होने के कारण ये एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो और क्रोमोसोम पे ही हमारे जीन्स होते हैं, उसी पे इंफॉर्मेशन रहती है। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। अभी भी ये जो टर्म थी ये क्लियर नहीं थी, इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद भी साइंटिस्ट लोगों को क्लियर नहीं हो रहा था कि एक्चुअली में है क्या। तो फिर एक एफ ग्रिफ्ट करके आए साइंटिस्ट, उनका देखते हैं, उन्होंने भी एक ट्रांसफॉर्मेशन करके एक अपना हाइपोथेसिस दिया। वो क्या था वो देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं ग्रिफ्ट ने कौन सा मॉडल दिया, ठीक है, एफ ग्रिफ्ट, ठीक है। एफ ग्रिफ्ट जो थे, इन्होंने 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन करके एक मॉडल दिया, ठीक है। क्या मॉडल दिया इन्होंने, क्या किया इन्होंने, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, किसके साथ, विद अ बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया लिया इन्होंने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, निमोनिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ग्रिफ्ट ने, इनको क्लियर नहीं हो रहा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो इन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस दी कि ट्रांसफॉर्मेशन करके देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या एग्जैक्टली। तो उन्होंने बैक्टीरिया लिया, कौन सा बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये क्या करता है, ये निमोनिया कॉज करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या करता है, निमोनिया डिजीज़ कॉज करता है, वायरुलेंट होता है, मतलब घातक होता है ये। अब इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस को कल्चर कराया, ठीक है, कल्चर कराया, मतलब कल्चर का मतलब होता है ग्रो कराना, ठीक है। क्या ग्रो कराया, इसकी कॉलोनी, बैक्टीरिया की कॉलोनी। तो जब इन्होंने ग्रो कराया तो इनको 2 टाइप की कॉलोनी मिली, कॉलोनीज़,
ठीक है, मतलब कॉलोनी के फॉर्म में क्या होता है, बैक्टीरिया हमेशा सिंगल नहीं होते हैं, बैक्टीरिया मोस्टली कॉलोनी के फॉर्म में एक साथ बहुत सारे मतलब आप बोल सकते हो मिलियंस बिलियंस की क्वांटिटी में एक साथ कॉलोनी में ही प्रोड्यूस होते हैं, कल्चर होते हैं, ग्रो करते हैं। तो इन्होंने जब कल्चर कराया, मतलब बैक्टीरिया को ग्रो कराया, तो इन्हें 2 टाइप की कॉलोनी मिली, 2 कॉलोनीज़ मिली। कौन कौन सी? एक मिली इनको क्या, शाइनी, एक मिली इनको शाइनी और एक मिली इनको रफ। ठीक है, शाइनी को इन्होंने बोला एस स्ट्रेन और रफ वाली को इन्होंने बोला आर स्ट्रेन। अब ये शाइनी स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन क्यों बोला? क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो शाइनी था ये पॉलीसेकेराइड इसमें प्रेजेंट था। ठीक है, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट था। पॉलीसेकेराइड एक क्या होता है, पॉलीसेकेराइड आप बोल सकते हो बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स की चेन होती है, उसको पॉलीसेकेराइड बोला जाता है। तो शाइनी वाली जो बैक्टीरिया थे, शाइनी स्ट्रेन या एस स्ट्रेन, उसमें पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट था। ठीक है, और जो रफ थे उसमें पॉलीसेकेराइड जो था वो क्या था, एब्सेंट था। इसमें प्रेजेंट था, इसमें एब्सेंट था, इसीलिए उन्होंने 2 कॉलोनीज़ को कैटेगराइज कर दिया। अब इन दोनों कॉलोनीज़ को उन्होंने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया माइस पे। ठीक है, एक चूहे पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब ये क्या करेंगे, ये जो एस स्ट्रेन है और रफ वाला जो स्ट्रेन है, इन्होंने दोनों स्ट्रेन लिया। ये आपका एस स्ट्रेन, ठीक है, और ये आपका रफ स्ट्रेन, ये लिया। ठीक है, ये लेने के बाद दोनों को क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो इंजेक्ट इन माइस, ये भी इसमें किया। ठीक है, इसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे ही इन्होंने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, माइस क्या हो गई आपकी, डाई। ठीक है, और यहाँ पे माइस को क्या हो गई, लाइव, मतलब इसमें उसको कोई भी हार्म नहीं हुआ आर स्ट्रेन में, और एस स्ट्रेन से माइस मर गई। क्यों मरी? क्योंकि इसमें क्या था, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट था, पॉलीसेकेराइड चेन जो थी कार्बोहाइड्रेट की वो प्रेजेंट थी। और ये कैसा हुआ, ये स्ट्रेन हुआ आपका वायरुलेंट। ठीक है, मतलब ये कैसा हो गया, घातक हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीट का यूज़ किया। उन्होंने कहा कि क्यों ना इन स्ट्रेन्स को हम हीट करें, हीट करेंगे तो हीट से किल होंगे। जब एस स्ट्रेन को हीट किया तो हीट से क्या हो गया, बैक्टीरिया कैसे हो गए, किल्ड। ठीक है, फिर इसको इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया, माइस क्या हो गया, लाइव, मरा नहीं। ठीक है, पहले एस स्ट्रेन लिया, वायरुलेंट था, माइस में डाला तो माइस मर गया। फिर आर स्ट्रेन लिया तो माइस नहीं मरा, लेकिन फिर उन्होंने हीट का यूज़ किया, एस स्ट्रेन को हीट किया, मतलब एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जितने भी थे उनको हीट किया, तो हीट करने से वो कैसे हो गए, किल हो गए, किल हुए। फिर उसको इंजेक्ट किया तो माइस नहीं, माइस में कुछ भी नहीं हुआ, माइस लिव रहा। फिर उन्होंने एक और चीज़ करी कि जो आर स्ट्रेन थे, ठीक है, सेम एज इट इज़ रहने दिए, प्लस इसमें क्या किया, हीट स्ट्रेन वाले, ये वाले जो थे एस स्ट्रेन वाले जो कि हीट किल्ड थे, ठीक है, हीट किल्ड थे, उसको मिला दिया। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, उसको मिलाया और देन फिर उसमें क्या किया, इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस मर गया, डाई हो गया। तो इस चीज़ से उन्हें समझ में आया कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो कि क्या कर रही है, जो हीट किल्ड होने के बाद भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, और वो चीज़ क्या कर रही है, जो आर स्ट्रेन लाइव है हमारा, सिर्फ पॉलीसेकेराइड एब्सेंट होने से कुछ नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ आपस में ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो कि क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कोडिंग या ट्रांसफ़र कर रही है इन्फॉर्मेशन, और जिससे कि क्या हो रहा है, माइस जो है वो डेड हो रहा है। तो ये समझने के लिए ये इतना उनने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब क्या हुआ, आगे और भी साइंटिस्ट आए, जैसे कि कौन आए, ओसवर्ल्ड आए, मैकार्टी आए। ठीक है, मैकार्टी आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगभग ये आए 1933 में समथिंग में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये ग्रिफ्थ के मॉडल को स्टडी किया। ग्रिफ्थ के मॉडल को जब स्टडी किया तो उन्होंने सिर्फ इस पे स्टडी करी, आर स्ट्रेन पे और हीट किल्ड वाले स्ट्रेन पे, और इसको क्या किया, प्यूरीफाई किया।
प्यूरीफाई किया। मतलब इसको उन्होंने बायोकेमिकल, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी प्रेजेंट थी, किस कारण से जो लाइव स्ट्रेन आर होने के कारण पहले तो माइस लिव था, लेकिन उसमें हीट किल्ड बैक्टीरिया मिलाने के बाद वो कैसे डाई हो गया, इसके लिए उन्होंने प्यूरीफाई किया। किसको किया? इसी स्ट्रेन को, आर स्ट्रेन को और एस स्ट्रेन को। ठीक है, इनको प्यूरीफाई करने से उन्हें क्या मिला? उनको प्रोटीन मिला। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन मिले, प्लस डीएनए मिला, प्लस आरएनए मिला, साथ में कुछ एंजाइम्स भी मिले। ठीक है, वो एंजाइम्स क्या कहलाए? प्रोटीएज। ठीक है, प्रोटीएज कहलाया आपका। RNA ऐसा भी एक प्रोटीन मिला। ठीक है, ऐसे उनको प्रोटीन मिले और मतलब डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें उनको मिली प्यूरीफाई करने पे। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनको मिली, डीएनएज। ठीक है, इन सब को जब उन्होंने प्यूरीफाई किया और स्टडी किया तो उनको पता चला कि इन सब से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके इन्फॉर्मेशन से मतलब ये प्रेजेंट रहेंगे तो भी मतलब लाइव और डेड की कंडीशन नहीं आएगी, या एब्सेंट रहेंगे तो भी लाइव और डेड की कंडीशन नहीं आएगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट उनको एंजाइम मिला जिसको बोलते हैं डीएनएज। यही क्या कर रहा था? ये इम्पॉर्टेंट था। ये क्या कर रहा था? पॉलीसेकेराइड चेन जो थी उसको क्या कर रहा था? ये पॉलीमराइज कर रहा था। ठीक है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को प्रोसीड कर रहा था। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा था? जो भी डेड बैक्टीरिया था यहाँ पे हीट किल्ड, वो क्या कर रहा था? अपनी इंफॉर्मेशन आर स्ट्रेन को दे रहा था। पॉलीसेकेराइड चेन बन रही थी, आर स्ट्रेन के पास नहीं थी तो क्या हो गई? बन गई, और उससे क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, जिसके कारण जो माइस है वो डाई हो गया। तो ये फिनोमेना था ग्रिफ्ट का और ऑसवर्ल्ड और मैकार्टी का, आप बोल सकते हो। अब इसके आगे हम देखेंगे कि और किस तरीके से डीएनए काम करता है। आगे क्या हुआ? आगे और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा? उनको भी मतलब कंफर्मेशन नहीं हो रहा था कि डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है ग्रिफ्ट के मॉडल से या फिर प्रोटीन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक पॉलीसेकेराइड करके भी एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट था। तो इसके लिए अल्फ्रेड करके, ठीक है, और मार्था, ये दो साइंटिस्ट आए। ठीक है, ये लगभग 19 आप बोल सकते हो 53 में आए। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने भी मतलब ग्रिफ्ट का ही एक्सपेरिमेंट लिया था, लेकिन ग्रिफ्ट में क्या था? बैक्टीरिया लिया था। इन्होंने किस पे लिया? इन्होंने वायरस पे किया। मतलब इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो वायरस बेस्ड था। वायरस में इन्होंने कौन सा वायरस लिया? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज आपने नाम सुना होगा। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है टू ईट, ऐसा वायरस जो कि क्या करता है? बैक्टीरिया को, टू ईट बैक्टीरिया को खा जाता है, दैट इज़ नोन एज बैक्टीरियोफेज। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया। मतलब बैक्टीरियोफेज एक वायरस ही है, मतलब इसका नाम है, जो कि बैक्टीरिया को जनरली ईट करता है या किल करता है या खाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो वायरस लिया उसको ग्रो कराया। ठीक है, मतलब इसको ग्रो कराया, वैसे ही कल्चर कराया। तो उन्होंने क्या किया? दो अलग सब्सटेंस लिए ग्रो कराने के लिए, या बोल सकते हो आप कल्चर कराने के लिए। इन्होंने दो अलग अलग सब्सटेंस यूज़ किए। इन्होंने प्रॉपर ग्रो कराया तो कल्चर जो उन्होंने यूज़ किया वो कैसा कल्चर यूज़ किया? रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव कल्चर यूज़ किया। मतलब कि उसमें जो भी मटेरियल या एलिमेंट यूज़ किया गया कल्चर में वो कैसा था? रेडियो एक्टिव। तो उन्होंने दो मटेरियल यूज़ किए। पहला था फॉस्फोरस, ठीक है, दूसरा था सल्फ़र। ठीक है, फॉस्फोरस और सल्फ़र दो तरीके के उन्होंने क्या लिए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए। ये कैसे थे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव मतलब ये क्या कर दिया उन्होंने? एक तरीके से कल्चर में मिक्स कर दिया। अब क्या हुआ? इससे क्या हुआ? उन्हें दो तरीके की कॉलोनी मिली। मतलब एक मीडियम जो रहेगा वो फॉस्फोरस जिसमें रेडियो एक्टिव रहेगा, और एक जो रहेगा जिसमें सल्फ़र रहेगा रेडियो एक्टिव। तो क्या हुआ? वायरस में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वायरस में और कुछ नहीं होता। वायरस में एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन। ठीक है, ये दो ही चीज़ होती हैं वायरस के अंदर प्रेजेंट। तो जब उन्होंने फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव वाला मीडियम यूज़ किया तो उसमें क्या हुआ? जो डीएनए था
वो कैसा हो गया, वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन था, प्रोटीन एज इट इज़ रहा, प्रोटीन पे कोई भी चेंज नहीं आया, नो चेंज, मतलब इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो फास्फोरस था उसका कोई भी चेंज नहीं आया। रीज़न बीइंग कि इसमें क्या होता है, डीएनए में फास्फोरस ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तो इसीलिए वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और ये कैसा हो गया, डीएनए उसका रेडियो एक्टिव हो गया। ये पहली उनको क्या मिली, ये पहली कॉलोनी मिली, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलोनी मिली। सेकंड उन्होंने जब सल्फर वाले रेडियो एक्टिव में यूज़ किया तो उसमें भी क्या है, आपका डीएनए है और उसमें भी क्या है, आपका प्रोटीन है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ डीएनए में नो चेंज, मतलब सल्फर प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे डीएनए में कोई भी चेंज नहीं आया इस कॉलोनी में। लेकिन जो प्रोटीन था वो कैसा हो गया, सल्फर उसने एक्सेप्ट किया और सल्फर रेडियो एक्टिव प्रोटीन बन गया वो। तो इस तरीके से उनको 2 कॉलोनी मिली। अब ये दोनों कॉलोनी उन्होंने क्या करा, इंजेक्ट कराया, ठीक है। किस में इंजेक्ट कराया, मतलब बैक्टीरिया जो करना था ट्रीट उनको, उस बैक्टीरिया में इंजेक्ट कराया। उस बैक्टीरिया का नाम था, जो बैक्टीरिया इन्होंने यूज़ किया उसका नाम था ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई में इन्होंने ट्रीट कराना स्टार्ट किया। अब देखते हैं स्टेप वाइज, इनकी डायग्राम के थ्रू आपको मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि कैसे बैक्टीरियोफेज ने धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर वो एंटर हुआ, मतलब वायरस जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर एंटर हुआ, दोनों वायरस मतलब सेपरेटली उन्होंने किए, पहले रेडियो एक्टिव वाला भी किया और फिर सल्फर वाला फास्फोरस वाला भी किया और सल्फर वाला भी किया, 1 बाय 1 अलग अलग। तो उससे क्या हुआ, दोनों में अलग अलग चेंजेस देखने को मिले। जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर वायरस घुसता है, एंटर करता है, इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, तो वो क्या करता है, अपना पूरा एक कब्जा जमा लेता है, मतलब पूरा आप बोल सकते हो कि उसके ऊपर बैक्टीरिया की खुद की जो होती है पावर वो ख़त्म हो जाती है और वायरस जो है वहाँ पे रूल करने लग जाता है। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो अब हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू, हमने 2 लिया था, हमने क्या किया था, हमने फास्फोरस लिया और सल्फ़र लिया था। सल्फ़र 35 S35 लिया है, S35 सल्फ़र रेडियो एक्टिव है, और फास्फोरस जो लिया है वो P32 है, तो ये भी रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव सल्फ़र में क्या हुआ था, प्रोटीन ने ले लिया था, डीएनए एज इट इज़ रहा था, ठीक है। और फास्फोरस में क्या होता है, डीएनए क्या हो गया था आपका, रेडियो एक्टिव हो गया था, बाकी सारा जो था आपका प्रोटीन जो था स्ट्रक्चर, कोटिंग जो थी प्रोटीन की वो कैसी थी, नॉर्मल थी। अब दोनों बैक्टीरिया को हम क्या करा रहे हैं, ये आपका क्या है, ये है आपका ई कोलाई, ठीक है, ये है आपका ई कोलाई बैक्टीरिया, इस पे हम ट्रीट करा रहे हैं। तो सबसे पहली स्टेप जो आती है वो होती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है, इन्फेक्शन बोल दो या इंजेक्शन बोल दो, मतलब बैक्टीरिया क्या होता है, इसकी वॉल पे, ई कोलाई की वॉल पे आके बैठ जाता है, सल्फर वाला भी बैठ गया और आपका डीएनए रेडियो एक्टिव वाला भी बैठ गया। फिर क्या होता है, दूसरी स्टेप आती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है ये जो वॉल होती है धीरे धीरे टूटती है और वायरस जो होता है वो अपना क्या करता है, डीएनए या प्रोटीन जो होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है किसमें, ई कोलाई में। अब यहाँ पे क्या है, S लेवल्ड 35 क्या है, हमारा प्रोटीन है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, प्रोटीन नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोटीन निकल गया है और क्या ट्रांसफ़र हुआ, डीएनए ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र हमेशा क्या होता है, डीएनए, ठीक है। प्रोटीन ये अलग चला गया बाहर, डीएनए बाहर, डीएनए को अंदर छोड़कर इंजेक्ट करके ब्लेंड करके और प्रोटीन खुद निकल जाता है, प्रोटीन कोटिंग निकल जाती है। ऐसे ही इसमें हुआ, इसमें डीएनए अंदर आ गया। ये डीएनए याद रखिए ये फास्फोरस रेडियो एक्टिव है, ये डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है, इसमें प्रोटीन आपका रेडियो एक्टिव है। अब क्या होगी, लास्ट स्टेप क्या हुई, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जब लास्ट स्टेप आई हमारे पास, तो हमने इसको बैक्टीरिया को जब पूरी तरीके से ये इंजेक्ट हो गया, इन दोनों बैक्टीरिया की कॉलोनी को हमने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है एक मतलब आरपीएम पे, रोटेशन पर मिनट पे एक आप बोल सकते हो टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है। इनको मटेरियल को जो लिक्विड वगैरह रहते हैं उनको लिया जाता है और उनको रोटेट कराया जाता है, जिससे कि जो हैवी मटेरियल रहता है वो नीचे बैठ जाता है और लाइट मटेरियल
ऊपर जाता है, तो उसको हमने फ़िल्टर किया। फ़िल्टर करने के बाद उसको स्टडी किया, तो हमें ये वाला जो ई कोलाई बैक्टीरिया था या सेल थी वो नो रेडियो एक्टिव डिफेक्टेड सेल मिली, और ये वाली जो थी वो रेडियो एक्टिव डिफेक्टेड सेल मिली। इससे कंक्लूजन उन लोगों ने क्या निकाला, हार्शे या मार्था ने, हार्शे अल्फ्रेड जो है उसका पूरा नाम है, इसको आप बोल सकते हो हार्शे मार्था एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये हार्शे मार्था एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो डीएनए नहीं था, प्रोटीन था, इसलिए ये सेल कैसी हुई, डिफेक्टेड नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डीएनए आपका रेडियो एक्टिव था, इसलिए जो सेल थी वो कैसी हो गई, रेडियो एक्टिव हो गई और डिफेक्टेड हो गई। तो कंक्लूजन ये निकला कि डीएनए जो है वो है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये ट्रांसफ़र होता है और कोडिंग करता है, यही होता है जो कि ट्रांसफ़र होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यही क्या करता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन भी यही करता है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हैज़ प्रूव्ड हो गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन का कोई भी रोल नहीं होता है रेप्लिकेशन वगैरह में, मल्टीप्लिकेशन में, जस्ट ओनली डीएनए का होता है। तो डीएनए के थ्रू उन्होंने, मतलब रेडियो एक्टिव डीएनए के थ्रू उन्होंने ये पता लगा लिया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डीएनए जो है वो आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, वन जनरेशन टू जनरेशन यही ट्रांसफ़र होता है। तो ये था आपका हार्शे मार्था।